हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में दोस्तों जो मैं क्वेश्चन पेपर लाई हूँ उस क्वेश्चन पेपर का नाम है दोस्तों दिल्ली थ्रू द एजेस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिस्ट्री जीई का है। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बीए प्रोग्राम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि एनसीएफ एसएल और रेगुलर में है। ये 6 सेमेस्टर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दिल्ली के संदर्भ में 1857 क्रांति के बारे में समझाइए। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 से 58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह था या क्रांति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, जिसने ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 10 मई 1857 को दिल्ली के उत्तर पूर्व में 40 मील मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये आप एज इट इज़ याद करना। इसके बाद ये मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोह नागरिक विद्रोह में उभरा। हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में भी हुई। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए काफ़ी खतरा पैदा कर दिया और केवल 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही समाहित हो गया। 1 नवंबर 1858 को अंग्रेज़ों ने हत्या में शामिल होने वाले सभी विद्रोहियों को माफ़ी दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से समाप्त होने की घोषणा नहीं की। इसका नाम लड़ा गया और इससे विभिन्न रूप से सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, तो इसे अलग अलग नाम दिए गए। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया गया नाम। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 1857 की क्रांति जो थी वो पहला विद्रोह था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ठीक है, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरठ में विद्रोह के फैलने के बाद विद्रोही तेजी से दिल्ली पहुंचे, जिसके 81 वर्षीय मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। जल्दी विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। सुदृढ़ीकरण की मदद से कानपुर को जुलाई 1857 के मध्य तक, दिल्ली को सितंबर के अंत तक वापस ले लिया गया। हालांकि इसके बाद झांसी, लखनऊ और विशेष रूप से अवध ग्रामीण इलाकों में विद्रोह को दबाने के लिए 1857 के शेष और 1858 के बेहतर हिस्से का समय लगा। कंपनी नियंत्रित भारत के अन्य क्षेत्र, बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी काफ़ी हद तक शांत रहे। पंजाब में सिख राजकुमारों ने सैनिक और सहायता दोनों प्रदान करने अंग्रेजों की महत्वपूर्ण मदद की। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, साथ ही राजपूताना की छोटी रियासतें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग में अंग्रेजों की सेवा करते हुए विद्रोह में शामिल नहीं हुई। के शब्द तूफान में टूटने वाले पानी के समय रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये 1857 की क्रांति इस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में फैलती चली गई। कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से अलग अलग राज्यों। ठीक है, ये एक बहुत बड़े स्तर पर फैलती चली गई। जो पहला क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था भारत का। आगे कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से अवध में विद्रोह ने ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक देशभक्ति विद्रोह की विशेषताओं को ग्रहण किया। हालांकि विद्रोही नेता ने विश्वास के किसी भी लेख की घोषणा नहीं की जिसने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। फिर भी विद्रोही भारतीय और ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वाटरशेड साबित हुआ। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन का नेतृत्व किया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के माध्यम से अंग्रेजों को सेना, वित्तीय प्रणाली और भारत में प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये एक तरीके का मतलब कि विद्रोह तो था, लेकिन एक तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा दिया कि इसका विघटन हो सकता है और भारत सरकार अधिनियम था 1858 का, उसमें पारित होने के माध्यम से अंग्रेजों को क्या करा? सेना, वित्तीय प्रणाली और भारत प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद भारत को नए ब्रिटिश राज में सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए एक उद्घोषणा जारी की, जिसमें संवैधानिक प्रावधान के अधिकार की कमी के बावजूद ने अन्य ब्रिटिश विषयों के समान अधिकारों का वायदा किया। ठीक है, मतलब कि इसमें संवैधानिक अधिकारों के अलावा बाकी अधिकार दिए गए थे, मतलब जो भारतीय थे।
बाद के दशकों में जब इन अधिकारों को स्वीकार करना हमेशा संभव नहीं था, भारतीयों को स्पष्ट रूप से एक नए राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई घोषणा में रानी की घोषणा का उल्लेख करना था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार इसमें डालना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डालते हैं हम। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1612 तक अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी और पहले व्यापारिक उद्देश्य के लिए स्थापित कारखाने क्षेत्रों को प्रशासित किया था। 1757 प्लासी की लड़ाई में उसकी जीत ने पूर्वी में अपनी मजबूत पैर जमाने की शुरुआत को चिन्हित किया था। ठीक है, तो 1757 प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें क्या होता है, अंग्रेज और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। भारत 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीत को समेकित किया गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया था। फिर उसके बाद दूसरा जो लड़ाई होती है वो 1764 में होती है, जो कि होती है बक्सर की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अपनी हार के बाद सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों में राजस्व संग्रह का अधिकार दिया। ठीक है, इसमें जब वो अपना हार जाता है तो क्या दे देता है, थोड़ा पार्ट अंग्रेजों को दे देता है, जिसे कंपनी को दीवानी के रूप में जाना जाता है। कंपनी ने जल्द ही बॉम्बे और मद्रास में अपने ठिकानों के आसपास अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। फिर धीरे धीरे कंपनी क्या करती गई, आसपास के क्षेत्रों में विकास करती चली गई। बाद में एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, जो 1766-1799 तक चला, और एंग्लो मराठा युद्ध हुआ जो 1772 से 1818 तक चला, ने भारत के और भी अधिक नियंत्रण का नेतृत्व किया। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये दो युद्ध होते हैं, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो भारत का और भी हिस्सा होता है वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने शुरू किया, जो कंपनी क्षेत्रों के त्वरित विस्तार के 2 दशक बन गए। यह या तो कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच सहायक गठबंधन द्वारा या प्रत्यक्ष सैन्य विलय द्वारा प्राप्त किया गया था। सहायक गठबंधनों ने हिंदू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों की रियासतों का निर्माण किया। 1849 में द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर को मिला लिया गया। हालांकि कश्मीर को तुरंत अमृतसर के 1846 की संधि के तहत बेच दिया गया था। जम्मू का डोगरा राजवंश और इस तरह एक रियासत बन गई। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा विवाद, जो 1801 के बाद तेज हुआ, 1814 से 16 के एंग्लो नेपाली युद्ध का कारण बना और पराजित गोरखाओं को ब्रिटिश प्रभाव में क्या कर लिया गया, साल बाद जोड़ लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर क्या होता है, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कंपनी भारत के अधिकांश हिस्सों की सरकार बन जाती है। धीरे धीरे मतलब जो ब्रिटिश है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने पैर पसारती है और भारत में पूरी तरीके से कब्जा करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या करती है, जो अंग्रेजी सरकार है वो पूरे भारत में अपना प्रभुत्व कायम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके कारण समझ लेते हैं विद्रोह के क्या कारण थे। 1857 का भारतीय विद्रोह किसी एक घटना के बजाय समय के साथ कारकों के संचय के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, सिपाही भारतीय सैनिक थे। ठीक है, जो सिपाही थे मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो अंग्रेजी सेना में सिपाही थे वो सारे कौन थे, भारतीय सैनिक थे, जिन्हें कंपनी की सेना में भर्ती किया गया था। विद्रोह से ठीक पहले लगभग 50,000 अंग्रेज़ों की तुलना में सेना में 3 लाख से अधिक सिपाही थे। सेना को 3 प्रेसिडेंट सेनाओं में विभाजित किया गया था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, जो सेना थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बंगाल सेना ने ब्राह्मणों, राजपूत और भूमियारों जैसी उच्च जातियों की भर्ती की, जो ज़्यादातर अवध और बिहार क्षेत्रों से थी, और यहाँ तक कि 1855 में निचली जातियों की भर्ती को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके विपरीत मद्रास सेना और बॉम्बे आर्मी अधिक स्थानीयकृत जाति तटस्थ सेना थी, जो उच्च जाति के पुरुषों को पसंद नहीं करती। ठीक है दोस्तों, बंगाल सेना में उच्च जातियों के वर्चस्व को प्रारंभिक विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण विद्रोह हुआ। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंसी डिवाइडेड थे और इसमें इस तरीके के लोग डिवाइडेड थे। आगे बढ़ते हैं। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद कई सिपाहियों को अवध की अदालतों में अपने अनुलाभों को खोने से और भूमि राजस्व भुगतान में किसी भी वृद्धि की प्रत्याशा से, जो कि अधिग्रहण हो सकता है, दोनों से परेशान थे। अन्य इतिहासकारों ने जोर देकर कहा है कि 1857 तक कुछ भारतीय सैनिकों ने मिशनरियों की उपस्थिति को आधिकारिक इरादे के संकेत के रूप में व्याख्या करते हुए आश्वस्त किया कि कंपनी हिंदुओं और मुसलमानों के ईसाई धर्म में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिश रच रही थी। ठीक है, जो कंपनी है वो क्या चाह रही थी, जो धर्म चेंज कराते ना दोस्तों, वो कर रही थी। हालांकि पहले 1830 के दशक में विलियम कैरी और विलियम विल्बर्फोर्स जैसे इंजीलिकल ने सती प्रथा का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार के पारित होने के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देते हुए इस बात के बहुत कम प्रमाण है कि सिपाहियों की निष्ठा इससे प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो उससे देखो
10 या 20 साल पहले क्या हुआ था, हिंदू पुनर्विवाह स्टार्ट कराया गया था और साथ में सती प्रथा को रोका गया था। तो इससे सिपाही जो उसमें शामिल थे उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ये सारे काम किसके लिए थे, महिलाओं के लिए थे। आगे एनफील्ड राइफल, अंतिम चिंगारी नए एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल मस्कट के लिए गोला बारूद द्वारा प्रदान की गई थी। ये राइफलें जो मिनी गेंदों को निकालती थी, पहले के कस्तूरी की तुलना में अधिक चुस्त थी और कागज़ के कारतूसों का इस्तेमाल करती थी, जो पहले से ग्रीस करके आती थी। राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को पाउडर छोड़ने के लिए खुले कारतूस को काटना पड़ा। इन कारतूसों पर इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रीस में गोमांस से प्राप्त लोगों को शामिल करने की अफवाह थी, जो हिंदुओं के लिए आक्रामक होगा, और सूअर का मांस से प्राप्त चर्बी जो मुसलमानों के लिए आक्रामक होगा। ठीक है, तो राइफ़लें जो तैयार की गई थी उसमें क्या होता था, हमें मुंह पे लगाना होता था उसको, लेकिन अफवाह फैलाई गई थी कि राइफ़लों में क्या है, हिंदुओं के लिए गोमांस मतलब कि गाय माता का मांस मिलाया गया है, और साथ में मुसलमानों के लिए यह है कि सूअर का मांस। अगर हिंदुओं के लिए जो गाय होती है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, और ऐसे ही मुसलमानों के लिए सूअर का मांस, सूअर। ठीक है, आगे समझते हैं नागरिक की बेचैनी कैसे बढ़ी। नागरिक विद्रोह अधिक विविध था। विद्रोहियों में 3 समूह शामिल थे, सामंती, कुलीनता, ग्रामीण जमींदार, जिन्हें तालुकदार कहा जाता था, और किसान। बड़प्पन, जिनसे कई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत खिताब और डोमेन खो दिया था, जिसने राजकुमारों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था, ने महसूस किया कि कंपनी ने विरासत की एक पारंपरिक प्रणाली में हस्तक्षेप किया था। नाना साहिब और झांसी की रानी जैसे विद्रोही नेता ने इस समूह के थे। उदाहरण के लिए उत्तरार्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए तैयार था, यदि उसके दत्तक पुत्र को उसके दिव्यांग पति के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी। मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे इंदौर और सागर, जहाँ विशेषाधिकार का ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, राजकुमार कंपनी के प्रति वफादार रहे, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अब बोला जा रहा है इस टाइम पे झांसी की रानी बहुत ज़्यादा मतलब कि थी कि वो विद्रोह कर रही थी। ठीक है, साथ में ये लोगों ने ये नहीं बोला था कि जो भी अंग्रेज़ लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको हम मतलब कि अधिकार नहीं देंगे। साथ में ये भी था कि बहुत सारे जो राजकुमार थे या फिर राजा वगैरह उस टाइम पे जो हुआ करते थे वो कंपनी के प्रति वफादार हो गए थे, जो ये हमारी कंपनी थी अंग्रेज़ों की, और साथ में लेकिन जो वहाँ के सिपाही थे वो विद्रोह कर रहे थे इस स्थिति का। अब विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे अंतिम मुग़ल सम्राट बचे थे, को पूरे भारत का सम्राट घोषित किया गया था। अधिकांश समकालीन और आधुनिक लेखों से पता चलता है कि उन्हें सिपाहियों और उनके दरबारियों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि देखो जो अंग्रेज़ी सरकार है पूरे भारत में फैल चुकी थी, इस वजह से उन्हें ज़बरदस्ती ये सारे काम कराए गए थे, और जो मुग़ल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा ढीला पड़ चुका था। पिछली शताब्दी में मुग़ल वंश को सत्ता के महत्वपूर्ण नुकसान के बावजूद उनके नाम को अभी भी पूरे भारत में बहुत प्रतिष्ठा मिली। नागरिकों, कुलीनों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने निष्ठा की शपथ ली। सम्राट ने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, जो शाही स्थिति का दावा करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक था। हालांकि मुग़ल सम्राट के बंधन ने पंजाब के सिखों को विद्रोह से दूर कर दिया, क्योंकि वे मुग़ल के खिलाफ कई युद्ध लड़कर इस्लामी शासन से वापस नहीं लौटना चाहते थे। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि मुग़ल सम्राट को हटाया जा रहा था तो पंजाब क्या करता, लड़ता नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि पंजाब ऑलरेडी मुग़ल सम्राट के खिलाफ था। शासक पूरी अवधि के दौरान बंगाल प्रांत काफ़ी हद तक शांत रहा। अंग्रेज़, जिन्होंने लंबे समय से मुग़ल सम्राट के अधिकार को गंभीरता से लेना बंद कर दिया था, इस बातचीत से चकित थे कि जफ़र के युद्ध के आह्वान पर आम लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। अब दिल्ली की घेराबंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ पहले हमला करने में धीमे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने हमले जो करे थे वो धीमे करे थे। ब्रिटेन में तैनात सैनिकों ने समुद्र के रास्ते भारत में अपना रास्ता बनाने में समय लगा। हालांकि कुछ रेजिमेंट क्रीमियन युद्ध से फारस के माध्यम से भूमि पर चले गए, और चीन के लिए पहले से ही कुछ रेजिमेंटों को भारत में भेज दिया गया। भारत में सब पहले से मौजूद ब्रिटिश सैनिकों को फील्ड बलों में संगठित करने में समय लगा, लेकिन 2 कॉलम मेरठ और शिमला छोड़ गए। वे धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़े और रास्ते में कई भारतीयों से लड़े, मारे गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। मेरठ में विद्रोह के पहले प्रकोप के 2 महीने बाद करनाल के पास दोनों सेनाएं मिली। नेपाल साम्राज्य से अनुबंध के तहत बंगाल सेना में सवार 2 गोरखा इकाइयाँ सहित संयुक्त बल बादली के सराय में विद्रोहियों की मुख्य सेना से लड़े और उन्हें वापस दिल्ली ले गए। ठीक है, तो अब परिणाम देख लेते हैं क्या क्या परिणाम हुए, यानी कि निष्कर्ष।
1857 के अंत से अंग्रेज़ों ने फिर से ज़मीन हासिल करना शुरू कर दिया, यानी कि अंग्रेज़ क्या हो गए, पावरफुल हो गए। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, एक तरीके से अंग्रेज़ क्या मतलब कि अंग्रेज़ों ने ये तो देख लिया कि हाँ भाई कि राष्ट्रवाद उमड़ चुका है, लेकिन फिर से अंग्रेज़ क्या हो गए, पावरफुल होना स्टार्ट हो गए। मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। 8 जुलाई 1858 को एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए और विद्रोह समाप्त हो गया था। अंतिम विद्रोही 20 जून 1858 को ग्वालियर में पराजित हो गए थे। ठीक है, जो लास्ट विद्रोह हुआ उसमें ग्वालियर में लोग पराजित हो गए। 1859 तक विद्रोही नेता बख्त खान और नाना साहब या तो मारे गए थे या भाग गए थे। ठीक है, जो अंतिम विद्रोही थे। विद्रोही का परिणाम भारतीय स्रोतों और जनसंख्या अध्ययन का उपयोग करते हुए नए काम का केंद्र रहा। द लास्ट मुगल में इतिहासकार विलियम डैम्परियल ने शहर को अंग्रेजों द्वारा वापस लेने के बाद दिल्ली की मुस्लिम आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की और पाया कि शहर का बौद्धिक और आर्थिक नियंत्रण मुस्लिम से हिंदू हाथों में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने देखा था विद्रोह के पीछे इस्लामी हाथ। भारत में रहने वाले 40,000 अंग्रेज़ों में से लगभग 6,000 मारे गए। अब देखो क्या होता है, जब दिल्ली में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो आबादी थी उस टाइम पे वो मोमडन्स की थी, यानी कि मुस्लिमों की थी। लेकिन जैसे ये विद्रोह ख़त्म होता है तो वो जो संख्या होती है वो हिंदुओं में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हिंदुओं की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इस विद्रोह में क्या होता है, 40,000 अंग्रेज़ भाग लेते हैं, जिसमें से 6,000 मारे जाते हैं। एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि हाँ, इंडियंस ने भी बहुत अच्छे से एक क्रांति की थी। तो दोस्तों ये तो था आंसर, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको अदर्स क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इस वजह से जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी लेट हो गई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।